face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसमें हम 3 तरह के मेथड्स पढ़ेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो कौन कौन से 3 मेथड्स हमने करने हैं? देखो, पहला होता है वैल्यू एडिड मेथड, सेकेंड वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज़ इनकम मेथड। ये आए कहाँ से मेथड? आपको पता है हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने 3 फेसेस किए थे इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन से? फेस 1 प्रोडक्शन, जिसको हम वैल्यू एडिड कहते हैं, जो कि ये है, ठीक है जी। फेस 1 प्रोडक्शन तो वैल्यू एडिड मेथड बन गया। फेस 2 इनकम, फेज 2 क्या था हमारा? इनकम जनरेशन, क्योंकि जितनी वैल्यू ऐड हुई उसके बदले में हम क्या करते थे? फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स करते थे हाउस होल्ड सेक्टर को, जो उनकी फैक्टर इनकम बनती थी, तो उनको ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे? हमारी इनकम मेथड। और लास्ट में जब लोगों के पास इनकम आ जाती थी तो वो उसका क्या करते थे? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया था उसी से ये 3 मेथड्स बनते हैं। तो आज हमने जो क्लियर करना है इसमें से वो करना है वैल्यू एडिड मेथड। आज की जो वीडियो में हम लोग वैल्यू एडिड को कवर करेंगे और फिर हम जो नेक्स्ट 2 वीडियोस में नेक्स्ट 2 को कवर करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिड। सबसे पहले वैल्यू एडिड होता क्या है? आप खुद सोचो, आप कोई रॉ मटेरियल लेके आए, किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल लेके आए अप्रॉक्सीमेटली ₹1000 का, ठीक है, और उसको आपने बाद में 2000 में बेच दिया, ठीक है, या उसका जो प्रोडक्शन की और उसको 2000 में बेच दिया, तो बीच में जो 1000 रुपये आपने कमाए वो आपने वैल्यू ऐड की ना, उसमें उस चीज़ में वैल्यू ऐड हुई, तो उसी को हम वैल्यू एडिड कहते हैं। जैसे इसमें कहा है सपोज अ फैक्ट्री मेक्स प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, प्लास्टिक लिया उसने 6000 का, प्लास्टिक से उसने बॉटल्स बनाई और उसको 10,000 का बेच दिया, तो उसने 4000 की वैल्यू ऐड की, क्योंकि 10,000 उसकी सेल हुई, 6000 का उसका इंटरमीडिएट गुड्स था। 10,000 माइनस 6,000 वैल्यू कितने की ऐड की? 4,000 की। सो ये होता है नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ फर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इजी हो जाएगा। सो पढ़ लें इसको अब अच्छे से। तो ये क्या कहता है कि द वैल्यू एडिड मेथड जो है मेजर करता है नेशनल इनकम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब नेशनल इनकम है तो सब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की वैल्यू एडिशन जितनी हुई है सबको ऐड कर देंगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी आ सकता है आपको, ये निकालो, आपको फॉर्मूला आता है लेकिन यही नहीं पता इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मतलब वैल्यू एडिड निकालना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड, इसके यही नाम है, ठीक है, ये भी इसके नाम है। सो सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, कहता है एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी, तो इससे निकलेगी क्या बच्चे? जीडीपी एमपी, ये याद रखना। जब हम इसके वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करने के बाद, वो हमारे निकल के आएगा जीडीपी एमपी। उसको फिर हम एडजस्ट करेंगे नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी निकालने के लिए। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी। अब ये जीडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, ये सब क्या है, ये लास्ट क्लासेस में आपको क्लियर किया गया है, तो वो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। सो वैल्यू एडिड क्या है यहाँ पे? वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो फॉर्मूला क्या बना? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो हमने सेल्स की है, ठीक है, ये होती है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अगर सारा सामान हमारे सारे जो है स्टॉक बिक गया है तो वो सेल्स है। इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड, अगर कुछ सामान नहीं बिका है तो आउटपुट में सेल्स में प्लस हो जाएगा चेंज इन स्टॉक। इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे क्या पता लगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल्स। लेकिन अगर सारा सामान बिक गया है, अगर आपको स्टॉक नहीं गिवन, लेकिन अगर स्टॉक गिवन है तो आप क्या निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस साल का तो स्टॉक हमें तब पता लगेगा ना, एट द एंड जो सामान पड़ा और एट द स्टार्टिंग में जो सामान पड़ा था, है ना, वो माइनस कर देंगे तो वो चीज़ हमारी क्या निकल आएगी? चेंज इन स्टॉक। So difference between closing stock of the accounting year and opening stock of the accounting year. Easy। और इंटरमीडिएट कंजप्शन में हमेशा नॉन फैक्टर इनपुट्स लेने हैं। कौन से? नॉन फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, मतलब फैक्टर इनपुट्स के अलावा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी फैक्टर इनकम वाले उसमें आ जाएंगी, राइट। सो इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल आएगा जो प्रोडक्शन में यूज होती है मेनली, ठीक है।
ये चीज़ समझ आई? तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करती हूँ, ये समझ आया? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है बेटा? सेल्स, अगर सारा सामान बिक गया है, अगर स्टॉक है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजप्शन में वैसे तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा ये, या फिर रॉ मटेरियल के नाम से गिवन होगा, या परचेजेस कि फर्म ने ये परचेज किया, तो फर्म ने जो परचेज किया वो तो क्या होगा? रॉ मटेरियल ही होगा, ये हो सकता है। अदरवाइज आपको नॉन फैक्टर इनपुट्स ही लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों दे रखे हैं और वैल्यू एडेड निकालना है, तो आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन में नॉन फैक्टर इनपुट्स ही इंक्लूड करना है, फैक्टर वाले को इग्नोर कर देना है, राइट। सो एक एग्जाम्पल कर लें। सो कहता वैल्यू एडेड हम कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड और वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है, ठीक है जी, उसके जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है 600 और उसने जो इंटरमीडिएट कंजप्शन पे खर्चा किया वो था 200, तो उसने कितनी वैल्यू एडेड की? 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400। 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400, ठीक है। उसके बाद फ्लोर मिल है कोई, उसने कितने वैल्यू ऑफ आउटपुट की? 800। ये 600 की फार्मर से ले ली होगी तो 600, इसने कितना खर्चा किया? सॉरी, कितनी वैल्यू एडेड की? 200 की। अब ये 800 का किसने ले लिया? बेकर ने ले लिया आटा, ठीक है। उसने 1000 रुपये का आउटपुट बना के बेच दिया, तो उसने कितनी वैल्यू एडेड की? 200 की। अब ये 1000 का जो भी आया, मतलब ब्रेड बनाया, कुछ भी इसने बनाया, वो शॉपकीपर ने ले लिया और उसको बेच दिया 1200 का, तो 200 की वैल्यू ऐड किसने की? शॉपकीपर ने। तो ये सारा मिला के हमारा क्या आ जाएगा? 1000 हमारी क्या हुई? इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। क्या हुई? 1000 हमारी वैल्यू ऐड हुई। क्लियर हुआ? सो ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी 1000 क्या निकल के आई? GDP MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकल के आया? GDP MP, क्योंकि ग्रोस, क्योंकि इसमें अभी हमने वो डेप्रिसिएशन ही माइनस किया, तो ग्रोस डोमेस्टिक क्योंकि विद इन द टेरिटरी है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कोई बात नहीं की, और मार्केट प्राइस पे क्यों? क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, राइट। मार्केट में जो चीज़ बिक रही है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम अगर मैं तीनों का, अच्छा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस वैल्यू एडेड भी आ जाए मार्केट प्राइस तो भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर का प्लस कर देती हूँ तो इकोनॉमी का आ गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आया हमारे पास। अगर मुझे उससे नेशनल इनकम निकालनी है, खुद सोचो, ये आपने बहुत अच्छे से किया है लास्ट क्लासेस में। अगर मुझे GDP MP से नेशनल इनकम मतलब NNP FC निकालनी है तो मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सबसे पहले ग्रोस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट कहाँ गया? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आता है ना? याद है? लास्ट क्लासेस में हमने क्लियर किया है, ये अच्छे से करना है, ओके। सो ग्रॉस से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और यहाँ पे हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या था? बताओ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इससे हमारी क्या निकल आएगी? नेशनल इनकम। फॉर्मूला याद हो गया? इजी। प्रिकॉशंस कर लें। कई बार ये क्वेश्चन थ्योरी बेस भी आ जाता है, इसका 3-4 नंबर में आ सकता है, राइट। तो प्रिकॉशंस क्या है बच्चे, कि जब भी हमें वैल्यू एडिशन मेथड को यूज़ करना है उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। वैसे ही सबके ही सेम से हैं, कोई 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट याद कर लेना, तीनों मेथड में से किसी को पूछ ले तो आप सेम लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और GDP। सेकेंड हैंड गुड्स, ये चीज़ें लिख लो, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है, अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को हम GDP MP या वैल्यू एडेड निकालते हुए ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंड हैंड है। जिस टाइम वो फर्स्ट टाइम बिका होगा, ठीक है, उसकी सेल हुई होगी, उस टाइम वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा, GDP MP में इंक्लूड हो गया होगा, तो उसको हम दोबारा से इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर सेकेंड हैंड गुड सेल परचेज करते टाइम तो जो मिडल मैन होते हैं उसने कोई कमीशन कमाई है वो तो इंक्लूड करेंगे ना, वो तो इंक्लूड करेंगे। सो अगर कोई कमीशन अर्न हुई है ऑन अकाउंट ऑफ द सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो ये क्या कहता है? कमीशन को हमने इंक्लूड करना है, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन अगर उस पर कोई कमीशन है तो उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने लिए कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, लाइक
कार, ये इसमें वही मुझे लगता है, हाँ कार, अगर कार प्रोड्यूसर कोई कार बना के खुद यूज़ कर रहा है या फिर उसके एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ऐड होगा ना, क्योंकि कार तो बनी है, वैल्यू ऐड तो हुई है। तो अगर अपने लिए ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, उसको हम जीडीपी निकालते हुए, वैल्यू एडेड निकालते हुए इंक्लूड करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अगर हम अपने लिए भी ऑन अकाउंट भी हम खुद भी कुछ यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्शन करके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों की चॉकलेट की फैक्ट्री है और आपने कुछ चॉकलेट बॉक्सेस निकाल के बीच में से अपने गिफ्ट कर दिए किसी को, या फिर आपने यूज़ कर लिए, तो वैल्यू एडेड तो हुई ना। आप यहाँ से ना लेते, आप कहीं और से लेते तो परचेज करते, राइट। तो वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू, अब ये ध्यान रखना, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। वही सेम बात आ गई कि हमने जो चीज़ खुद के लिए बनाई है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। वही सेम ऊपर वाली बात है कि अगर वीट प्रोड्यूस किया और कंज्यूम कर लिया फार्मिंग फैमिली ने खुद ही, कुछ बेच दिया, जो बचा उन्होंने ले लिया या अपने निकाल के फिर बाकी उन्होंने बेचा, तो जिन्होंने खुद ही यूज़ किया वो भी तो वैल्यू ऐड हुई है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल के उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन कमीशन को करना है। जो प्रोडक्शन है गुड्स के, वो अगर हमने खुद यूज़ किया तब भी ऐड करना है, या फिर अगर हमने कोई फार्मिंग यूनिट वगैरह ने खुद प्रोडक्शन करके उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड करना है। और अब यहाँ देखो, कहता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड। ये तो ईजी है क्योंकि हम फॉर्मूले में क्या पढ़ते आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, कि अगर हम ओनर खुद भी रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, तो उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो ज़रूर इंक्लूड होगी, क्योंकि हर घर की रेंटल वैल्यू होती है, चाहे वो सेल्फ कंज्यूम्ड हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या रेंटेड आउट हो। क्योंकि अगर हम अपना ना लेते तो रेंट पे जाता है, खुद न रहते यहाँ पे, राइट। तो हर घर की रेंटल वैल्यू होती है, तो इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, उसको ध्यान में रखना है। अब एक बात याद रखना, अगर तो सेल्फ ऑन्ड कंजप्शन आ जाए, सेल्फ ऑन्ड कंजप्शन ऑफ गुड्स आ जाए, तो वो तो हमने इंक्लूड करना है, लेकिन अगर सर्विसेज आ जाए सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो कंसीडर नहीं करनी, सर्विसेज नॉट कंसीडर्ड आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। सर्विस ऑफ हाउस वाइफ हो गया, तो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना, गुड्स को इंक्लूड करना है। तो ये बात समझ आई, प्रिकॉशन समझ आए, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो, इसका लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे और एक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो पहली बात तो डबल काउंटिंग होता क्या है और उसको अवॉइड कैसे करना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इंक्लूड किया था इसका मीनिंग, चलो रह गया होगा, कोई बात नहीं। अब डबल काउंटिंग क्या होता है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ एक चीज़, यहीं से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, डबल काउंटिंग क्या होता है बेटा, जब हम एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार इंक्लूड कर देते हैं नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग, राइट। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, ये जो 200 के इसने इंटरमीडिएट गुड्स लिया, मुझे एक बात बताओ, इस 200 का जो इसने इंटरमीडिएट गुड लिया, तो वो इस 600 में भी इंक्लूडेड है, 600 में इंक्लूड है कि नहीं है। वैल्यू एडेड तो 400 ही हुई क्योंकि इसमें 200 का क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। अब ये 600 आ गया यहाँ पे, अब ये 600 से कितने की गुड बन गई, 800 की, तो इस 800 में ये 600 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट, और इस 600 में ये 200 इंक्लूडेड है। अब ऐसे ही ये 800 आ गया यहाँ पे, बेकर ने ले लिया, तो इसने चीज़ कितने की बेच दी, 1000 की, इस 1000 में 800 इंक्लूडेड है कि नहीं है, इंक्लूडेड है ना। और ये जब 1000 की चीज़ यहाँ आई तो इसने 1200 की बेच दी, उसमें ये 1000 इंक्लूडेड है कि नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको ऐड करूं वैल्यू ऑफ आउटपुट को, तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरी जीडीपी कितनी बनती है, 3600। क्या एक्चुअल में इतनी बनी, एक्चुअल में इतनी बनी नहीं बनी ना, एक्चुअल में तो इतनी नहीं बनी है ना। तो वो चीज़ कि एक्चुअल इसमें क्या हुआ, इस 200 को कितनी बार काउंट होगा, ये 200 इस 600 में भी है, इस 800 में भी है, इस 1000 में भी है, इस 1200 में भी है, ये 600 इस 800 1000 1200 सब में है, ये 800 इन दोनों में है, ये 1000 तो इसमें है। तो ये जो 2600 एक्स्ट्रा आए, जो ये 2600 एक्स्ट्रा आए, तो ये क्या है, कितनी बार काउंट हो गई, ये है ना। ये बात समझ आई, इसी को कहते हैं हम डबल काउंटिंग सिस्टम, या फिर डबल काउंटिंग एरर भी होता है ये, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं बेटा, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, फाइनल आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा, फाइनल आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट क्या कहता है कि एट द एंड जितने की चीज़ मिली वो ले लो, एट द एंड वो चीज़ जितने की बिकी, ठीक है, वो ले लो, कि लास्ट में वो चीज़ कितने की बिक रही है वो चीज़ ज़रूरी है। ये बात समझ आई,
तो लास्ट में वो चीज़ कितने की बिक रही है यहाँ पे, ये देखो कितने की बिकी बताओ, 1200। एट द एंड वो चीज़ हमारे पास कितने की बिकी, 1200 की, तो वैल्यू एडेड कितनी हुई, 1200 एट द एंड। ये बात समझ आई। या फिर ये जो है ना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, इसीलिए हम क्या लेते हैं, वैल्यू एडेड मेथड जो हमने अभी पढ़ा। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करके एक्चुअल में जितनी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है आ रही है उसको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे क्या निकल आएगी, वैल्यू एडेड। ये आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फॉर्म्स। तो हमें निकालना क्या है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड बी एंड ग्रोस वैल्यू एडेड और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले तो वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देख ले क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है सेल्स बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, ठीक है, फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी भी है, सेल्स बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों का गिवन है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, ठीक है। सॉरी, पहले हम निकालते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब सेल्स बाय फर्म ए कितनी है, 100, यहाँ आ गया 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है फर्म ए का, 20, और हाँ ओपनिंग स्टॉक कितना है 25, 20 और 25 माइनस किया तो आ गया माइनस का 5, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन तो गिवन नहीं है, अब गिवन है परचेजेस, तो परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, जो ये 40 फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा, ये इसकी क्या होगी, इंटरमीडिएट कंजप्शन होगी, तो माइनस का 40। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये क्या आ गया, 55 लाख के आगे मेरे रुपीस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ऐसे ही मैं फर्म बी की निकाल लूंगी। सेल्स बाय फर्म बी कहाँ है, ये 4th नंबर पे, 1 2 3 4 200, यस 200 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो इसमें क्लोजिंग क्या है 35 और ओपनिंग क्या है माइनस 45, तो इसमें भी माइनस का 10 आ गया। और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, जो ये 60। अब परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी ने खरीदा, तो इसकी क्या होगी इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो ये 60 क्या हुआ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 130 लाख, ओके, रुपीज़ 130 लाख। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए 55 लाख और 130 लाख। अब पहला तो निकल गया, सेकंड पॉइंट क्या कहता था, ग्रोस वैल्यू एडेड या जीडीपी। अब ये निकल के क्या आई, जीडीपी एमपी। हमें क्या निकालनी है, जीडीपी एफसी। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो इकोनॉमी की जीडीपी एमपी निकल आएगी। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरी क्या निकल आई, जीडीपी एमपी। मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो मैं क्या करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूंगी। याद है ना, फैक्टर कॉस्ट से फैक्ट्री से मार्केट जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएंगे, और वापस आएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 30, तो माइनस कर देंगे हम 30, तो हमारा आ गया 185 माइनस 30 155 आंसर आ गया, राइट। हो जाएगा इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर ले, ये समझ आया। चलो फिर ये कहता है वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालनी है, वही सेम जीडीपी एमपी। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस आ जाए, एक ही बात है। और किससे कैसे निकलेगी ये, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और उससे हमें निकालनी है नेशनल इनकम। मतलब क्या है, जीडीपी एमपी हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, उससे हमें क्या बनानी है, एनएनपी एफसी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखिए तो डायरेक्ट ही गिवन है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करने की भी जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का प्लस कर दूंगी, उसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट वाला मैं तीनों में से माइनस कर दूंगी, तो मेरी क्या निकल आएगी, वैल्यू एडेड। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट डिफरेंट सेक्टर्स के प्लस कर दिए, उसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मैंने माइनस कर दी तीनों, तो 750 के आगे मेरी वैल्यू जीडीपी एमपी आ गई, ठीक है। अब मुझे जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, मुझे बनाना है एनएनपी एफसी। जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी जाना है, तो जीडीपी एमपी में से सबसे पहले तो मैं माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रोथ से नेट जाना है, ग्रोथ से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड, है ना। और
जीडीपी एमपी, एमपी से एफसी जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है उन सबको पुट कर दूंगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, फ्रॉम भी गिवन है, टू भी गिवन है और सब्सिडीज भी गिवन है। इन सबको अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो मेरा ये क्या आ जाता है 630 आंसर आ जाता है। बेटा अब जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी कैसे जाना है, अगर आपको ये समझ नहीं आया एट द एंड तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने यही तीनों पॉइंट्स क्लियर किए हैं और एक हमने ग्रोस और नॉमिनल वाली जो रियल और नॉमिनल जीडीपी वाला टॉपिक किया वो चैप्टर बहुत अच्छे से किया है। पहले वो समझना ज़रूरी है, इसीलिए वो करवाया जाता है क्योंकि वो इसका बेस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.